शराब घोटाला मामले की आंच में तप रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फीडबैक यूनिट की आड़ में विरोधी नेताओं की जासूसी कराने के मामले में एनआईए की एंट्री हो सकती है और इस बात की मांग कांग्रेस नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना से की। अब एलजी ने पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को कहा। कांग्रेस नेताओं ने जासूसी कांड की जांच एनआईए से कराए जाने और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा कहा गया कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, प्रोफेसर किरण वालिया और मंगत राम सिंगला द्वारा जासूसी कांड की जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसकी जांच गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा कराई जाए। अब इस मामले में उपराज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वह इस पर आवश्यक कार्रवाई करें, क्योंकि अब मामला मुख्य सचिव के पाले में है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि वे इस मामले की जांच एनआईए से कराने के लिए एक्शन लेते हैं या नहीं। वैसे जासूसी कांड मामले में सीबीआई पहले ही जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत 22 फरवरी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी थी। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण करना चाहते थे, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और इसके बाद केजरीवाल ने अपने सतर्कता विभाग के तहत फीडबैक यूनिट बनाने का फैसला किया। इस यूनिट का उद्देश्य दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की निगरानी करते हुए सुधार के लिए फीडबैक देना था। हालांकि आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दल के नेताओं की जासूसी करना शुरू कर दिया। कई नेताओं के कामकाज पर भी नजर रखे जाने का आरोप है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में कैबिनेट की बैठक में फीडबैक यूनिट के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इसके लिए कोई एजेंडा नोट वितरित नहीं किया गया। फीडबैक यूनिट में नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि फीडबैक यूनिट ने अनिवार्य जानकारी एकत्रित करने के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्रित की। सीबीआई ने फरवरी 2016 और सितंबर 2016 के बीच फीडबैक यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण किया। इन रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आया कि इनमें से 40% रिपोर्ट्स राजनीतिक दलों के नेताओं पर हैं। साथ ही सीबीआई ने कहा कि फीडबैक यूनिट के निर्माण और काम करने के गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। वाराणसी की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की तारीख पर हाजिर न होने पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी पत्रावली अलग कर दी। साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे के विचारण के लिए अगली तिथि 18 मार्च नियत की है। वाराणसी के बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेसी नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरन घुस गए थे। मंडलायुक्त कोर्ट में घुसकर नारेबाजी और हंगामा किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सभी को समझाने का प्रयास किया तो वे लोग उलझ गए, जिसके बाद पुलिस टीम ने बल प्रयोग किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता पथराव करते हुए वहां से भागने का प्रयास करने लगे और इस दौरान पुलिस ने मौके से रणदीप सिंह सुरजेवाला और एसपी गोस्वामी सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, विजय शंकर पांडे, संतोष चौरसिया, हाजी रहमतुल्लाह, विद्याशंकर, अरविंद कुमार सिंह, अनिल श्रीवास्तव, शंभुनाथ बाटुल आदि के खिलाफ आरोप तय किया जाना था, लेकिन कांग्रेस सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की चर्चा इस बात को लेकर अक्सर होती रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर उसे बढ़ाकर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन उसी एफएटीएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में गांधी वाड्रा परिवार के घोटाले को केस स्टडी के रूप में पेश किया। जाहिर है कि एफएटीएफ की रिपोर्ट देश को शर्मसार करने वाली है। एफएटीएफ की उस रिपोर्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि कैसे एक मंत्री ने राणा कपूर को पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदने को मजबूर किया। गांधी परिवार ने पेंटिंग से हुई कमाई को सोनिया गांधी के इलाज पर खर्च कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
इससे पहले राणा कपूर ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पेंटिंग खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया था। अनुराग ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया कि यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने सवाल पूछा कि कितने पद्म अवार्ड और पेंटिंग्स बेचकर पैसे जुटाए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा प्रियंका गांधी से सवाल है कि किसने राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया। मिस्टर आर कौन है जो इसमें शामिल थे? क्या वह पेंटिंग पद्म भूषण के लिए थी? कितने पद्म अवार्ड में पेंटिंग बेची गई और पैसे जुटाए गए? अनुराग ठाकुर ने विदेशी संस्था FATF द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटीक्विटी मार्केट नाम की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब एक विदेशी एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक देश की मीडिया और लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चर्चा को केवल इस बात के लिए करते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या उससे भी आगे की लिस्ट में जाएगा। अब उसी FATF की फिर चर्चा है भारत के संदर्भ में। एक परिवार ने पूरी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। FATF की एक केस स्टडी में देश की नहीं बल्कि देश के एक रसूखदार परिवार की कारगुजारियां शामिल हुई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि गांधी परिवार के करप्शन की कहानी केस स्टडी बनकर पूरी दुनिया को बताई जा रही है, वो भी ऐसी संस्था द्वारा जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करती है। ठाकुर ने प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए उनसे सीधा सवाल पूछा और कहा, मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये दबाव बनाया गया था, और अगर बनाया गया तो आखिर क्यों? उस पेंटिंग से आए 2 करोड़ रुपए किस पर खर्च हुए? अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, क्या पैसे के बदले पद्म भूषण, क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है? और कितने राष्ट्रीय सम्मान आपने पैसे के बदले बेचे हैं? भारत को बेचने का आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ा होगा। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया आपके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछ रही है। प्रियंका जी को देश को जवाब देना चाहिए कि और ऐसे कितने भ्रष्टाचार के मॉडल कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस से जुड़े अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में भी गांधी परिवार के लिए यूं तो शर्मिंदगी वाला मामला बनता है, लेकिन वो माफी भी नहीं मांगेंगे। वो मुकर जाएंगे ये कहकर कि हमारा नाम इस रिपोर्ट में नहीं है। तो सच क्या है? प्रियंका गांधी को आकर देश के सामने इन सवालों के जवाब देने चाहिए। नेशनल हेराल्ड हो या वाड्रा जमीन घोटाला, एक दिन उनके सारे घोटाले उजागर होंगे और भारतीय अदालतें उनकी करतूतों का खुलासा कर सजा सुनाएंगी। दरअसल एक पेंटिंग की नीलामी पर बीजेपी प्रियंका को घेर रही है। ये पेंटिंग यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने प्रियंका से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। पेंटिंग मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस पेंटिंग को राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तराखंड में मजारों के नाम पर सरकारी जमीन कब्जाने के धंधे पर धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। प्रशासन के 26 अवैध मजारों को ध्वस्त किए जाने के आदेश के बाद बड़ी बात यह है कि इन मजारों में कोई मानव अवशेष नहीं मिले। मतलब ये कि रातों रात मजार सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए बनाई गई थी। हद तो ये है कि जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर भी इस तरह की मजार रातों रात बना दी गई। धामी सरकार के पास ऐसी 1400 मजारों की लिस्ट है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। सभी 26 मजारें उत्तराखंड वन विभाग की जमीनों पर बनाई गई थी। इसमें कई मजारें हाल फिलहाल में बनी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि इन मजारों के नीचे से कोई मानव अवशेष नहीं मिले। उत्तराखंड राज्य सरकार ने लगभग 1400 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जिनमें इसी प्रकार के मजहबी निर्माण करके अतिक्रमण किया गया। कुछ समय बाद ही उन सभी स्थानों पर इस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश मिलने की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ध्वस्त की गई मजारों की संख्या एक रात के बजाय अब तक की कुल कार्रवाई के तौर पर गिनाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी अवैध मजारों को चिन्हित करने का काम भी जारी है। मजारों के अलावा उत्तराखंड प्रशासन अन्य अतिक्रमणों पर भी एक्शन के मूड में है। राजधानी देहरादून में शक्ति नहर डाक पत्थर के किनारे बसे लोगों की भी पहचान का सत्यापन का काम चल रहा है। कई लोगों ने खुद ही वो जगह छोड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि यहाँ सरकारी जमीन पर बाहरी लोगों ने आकर कब्जा कर लिया था। नगर निगम ने भी शक्ति नहर किनारे की सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए अभी से वहाँ बुलडोजर और ट्रैक्टर्स खड़े कर दिए हैं। लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि यहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ साल 2018 से ही कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन इसमें कुछ कारणों से विलंब हुआ।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन देश के कई राज्यों में भूमिगत होकर पीएफआई अभी भी सक्रिय है। इतना ही नहीं, उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसे बेधड़क फंडिंग भी मिल रही है। पीएफआई का असली उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है और इसके लिए पीएफआई मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रही है। उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। एनआईए ने इन बातों का खुलासा अपनी चार्जशीट में किया। चार्जशीट में पीएफआई के 2 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। पिछले साल सितंबर में पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उसी साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ ही मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने की तैयारी थी और इस पूरे मामले में जांच एजेंसीज ने मोहम्मद आसिफ और सादिक सरफ को आरोपी बनाया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार आयोजित करवा रहे थे। इनका सिर्फ एक काम था, मुस्लिम युवाओं में ये डर पैदा कर देना कि इस्लाम खतरे में है और उस डर के जरिए ही ये अपनी दुकान चलाना चाहते थे, देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन एनआईए ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और अब पहली चार्जशीट भी दायर कर दी है। इस समय एनआईए एक नहीं कई मामलों में अपनी जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ही एनआईए ने पीएफआई के हवाला नेटवर्क का खुलासा किया था। उस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में जो पीएफआई के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हर हालत में पीएफआई का काम रुकना नहीं चाहिए और फंडिंग भी लगातार होती रहे। आरोप ये भी था कि बिहार के चंपारण में एक खास जाति के शख्स को मारने के लिए इन लोगों ने हथियारों का इंतजाम किया हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर पिछले महीने में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर 5 और पकड़े गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु का मनिता नीति परिषद साथ आए। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन नहीं देता। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव 2024 की रणनीतियां बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके सामने ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये लकीर है हिंदुत्व की। चैत्र नवरात्रि और राम नवमी के अवसर पर प्रदेश के सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाने का योगी का फैसला अखिलेश यादव को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी है। योगी के इस फैसले ने अखिलेश यादव को इतना बेचैन कर दिया कि उन्हें ये कहने को विवश होना पड़ा कि प्रत्येक जिले को 1 लाख देने से क्या होगा। योगी सरकार की ओर से आयोजन के लिए डीएम को अधिकारी बनाया है, 2 नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। अगर अधिक बजट बढ़ता है तो इसकी व्यवस्था किए जाने की बात सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन शूद्र राजनीति की सियासत करने वाले अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर खामोश रहने वाले अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की इस रणनीति का काट सूझ नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की सियासत के कई रंग हैं। अयोध्या में तेजी से काम हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के काम से लेकर मथुरा कॉरिडोर के निर्माण कार्य तक, काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन हो रहा है और फिर मथुरा में होली का या अयोध्या के दीपोत्सव का। योगी की सियासत के ये ऐसे कई रंग हैं जिसमें अखिलेश यादव के पैर जमीन पर टिक पाएं, यही काफी है। 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि को खास बनाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है। नवरात्रि के दौरान प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती पाठ, जागरण, झांकियां, श्री रामचरितमानस का पाठ आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। योगी सरकार ने अधिकारियों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी कर लेने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके अनुसार जिलाधिकारी अपने जिले में चयनित देवी मंदिर और शक्तिपीठों में कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन करेंगे। आयोजित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा। जिन मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, वहां की तस्वीर सरकार के संस्कृति विभाग के पोर्टल्स पर अपलोड होंगी।
कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे और इन आयोजनों में जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।